Hi guys, this is Dr. Sunanki and welcome back to my channel Cycling Vlogging। आज का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं अभी घर आई हुई हूँ नोएडा में, तो आज यहाँ पे बैठ के हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। तो आज हम क्लस्टर बी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा एक पहला वीडियो था जो क्लस्टर सी पर्सनालिटीज़ के बारे में था। क्लस्टर बी अगर बहुत शॉर्ट में बोला जाए तो ये लोग थोड़े से ड्रामेटिक नेचर के होंगे, इम्पल्सिव होंगे, इरेटिकली इमोशनली बिहेव करेंगे। एकदम से सडनली आपको समझ नहीं आएगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या करने वाले हैं। इसमें 4 कैटेगरीज आते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, एक आएगा बॉर्डर लाइन या फिर इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटीज़, और एक आएगा जो उतना कॉमन नहीं है, नॉर्मली फीमेल्स में देखते हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटीज़। पर्सनालिटी ट्रेट्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था आता है क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर सी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्लस्टर बी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लस्टर बी के अंदर आता है नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटीज़। जिस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स लेते हैं। हम लोग कॉमनली बोलते भी ये सुनने को बोलते कि अरे इसमें तो नार्सिसिज्म है। तो जो एग्जाम्पल, जो बेसिकली मूवी का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है वो मीन गर्ल्स। अगर आप लोगों ने देखा है तो रेजिना जॉर्ज जो होती है वो बहुत रेजिना जॉर्ज क्लासिकल एग्जाम्पल होती है नार्सिसिज्म का। जब तक उसके जो फॉलोअर्स है उसके पीछे पीछे भागते हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, शी इज़ वेरी कंटेंट, शी इज़ नाइस टू देम ऑल्सो। पर जब सेकेंड लीड एंट्री करती है और शी फील्स थ्रेटेंड बाय दैट पर्सन, तब वो कुछ टैक्टिक्स यूज़ करती है, उसे नीचा दिखाने का कोशिश करती है। सो दीज आर बेसिकली हाईलाइट्स जो अब देखोगे जिनमें थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रहता है। अनदर थिंग इज़ कि देखिए हम सब में कुछ ना कुछ ट्रेट्स होता है, सारे पर्सनालिटीज़ का ए बी सी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं, पर सब में कुछ कुछ ट्रेट्स होगा। जब वो किसी में ज़्यादा हो जाता है जो उस पर्सन के लिए पर से और दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तब हम उसे डिटेक्ट करते हैं या फिर तब वो पर्सन आता भी है मतलब थेरेपी लेने के लिए या कंसल्टेशन के लिए, तो तब भी वो प्रॉब्लमेटिक कंसिडर होगा। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में हम लोग देखते हैं कि बंदा जो है सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अपने अचीवमेंट्स को, अपने टैलेंट को बहुत एग्जैजरेट करके बोलता है, अपनी फैंटेसी में रहता है कि उसका ब्यूटी, उसका सक्सेस वही आइडल है, खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत देता है, फिर हमेशा चाहता है कि कोई ना कोई उसे एडमायर करते रहें। इसके चलते प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्सप्लॉइट भी कर सकता है कोई लोग, उसमें एम्पैथी कम होता है और एरोगेंट भी देखा गया। फिर हम बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। इसके लिए जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आता है वो है ऑर्फन मूवी। अगर आपने देखा है तो I don't think mommy likes me very much. बहुत अच्छी मूवी है। एंड उसमें एक बच्चा जो है, एक बड़ा आदमी प्रिटेंड करता है बच्चा होने का, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि वो डिसीव करने का कोशिश करता है लोगों को, अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करता है लोगों को। जो सोशली सेट रूल्स एंड नॉर्म्स है जो फॉलो करना चाहिए हम सबको, उसको ब्रेक करने का कोशिश करता है। तो ये एंटी सोशल पर्सनालिटी में देखा जाता है। और एक्चुअली इसका एक पाथ होता है। जैसे बचपन में काफ़ी बार जब चाइल्ड साइकेट्री ओपीडी में आता है ना, तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोज होता है इन लोगों में कि जो नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी का वो फॉलो नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं, नॉर्मल चोरी चकारी कर रहे हैं। और अगर इस पोजीशन में उनको स्टॉप नहीं किया गया, नहीं मतलब रोका गया, तो फ्यूचर में जाके बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहता है कि ये लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी इनमें डेवलप होगा। एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स में देखा गया है कि सोसाइटल नॉर्म्स को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं करता है, बहुत डिसीटफुल होता है, झूठ बोलता है अपने पर्सनल प्रॉफिट या गेन के लिए। बंदा इम्पल्सिव भी हो सकता है, रेकलेस होता है, इररिस्पॉन्सिबल बोलता है सब उसको, बहुत जल्दी इरिटेट या अग्रेसिव हो जाता है, और इसकी वजह से काफ़ी बार जेल या पुलिस स्टेशन में जाना पड़ सकता है। एंड लैक ऑफ रिमोर्स देखा गया कि इनको बुरा नहीं लगता इनकी वजह से खुद को या बाकी को जो प्रॉब्लम हो रहा है।
इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी जो बोलते हैं, इसमें मुझे एम्बर हर्ड का याद आ रहा है। अगर आपने एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप वाला केस फॉलो किया था तो आई थिंक आपने कुछ सिनेरियो सुने होंगे उसमें। तो इसमें क्या होता है कि इंसान जो है सेल्फ हार्म करने का कोशिश करता है, सेल्फ सैबोटेज करने का कोशिश करता है, काफ़ी बार सब्सटेंस में भी चले जाती है लोग। मोस्टली जब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के केसेस आते हैं उनमें काफ़ी लोगों को इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी रहता है। और फिर और क्या देखा गया है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, स्टेबल नहीं रह पाते एक रिलेशनशिप में। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में देखा गया है कि इनको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे, इनके पास कोई रहेगा नहीं। तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें एक्चुअली या तो ये खुद छोड़ देते हैं या फिर लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो एक अनस्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं जिसकी वजह से एक सेल्फ इमेज या सेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्राइसिस होता है। इम्पल्सिव भी बहुत होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज रहता है और हमेशा एक खालीपन महसूस होता ही रहता है इनको। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी ट्रेट कॉमन मोस्टली इन फीमेल्स। ऐसा नहीं है कि ये लोग सडनली 20s में या 25 में ये सारे ट्रेट्स आने लगेंगे। इनफैक्ट चाइल्ड साइकेट्री में भी देखते हैं कि बचपन से ही जैसे टीनेज ईयर्स में आपको हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स मिलने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल आई वुड से कि ऐतराज़ मूवी में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था वो है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। हम बोल सकते हैं कि बहुत सिडक्टिव वे में बात करते हैं, अटेंशन उनको पसंद है, अलॉन्ग विथ मैनी अदर थिंग्स। ये डेंजरस हो सकता है बिकॉज सी एज अ बच्चा और प्रोबेबली 20-25 ईयर ओल्ड दे कैन अट्रैक्ट पीपल विच विल नॉट बी गुड फॉर देम। तो वो ऐसा प्रोस्टिट्यूशन में या ऐसे कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं विच इवेंचुअली विल बी हार्मफुल फॉर देम। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स में हम देखते हैं कि इन लोगों को सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में इंटरेस्ट रहता है। जब बात करते हैं स्पेशली टू द ऑपोजिट जेंडर तो एक इनअप्रोप्रिएटली सिडक्टिव या सेक्सुअल मैनरिज्म फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं पर वो आ जाता है उनमें। उनका इमोशनल डिस्प्ले काफ़ी शैलो रहता है, फिजिकल अपीयरेंस में ध्यान देते हैं, ड्रामेटाइजेशन करते हैं और बहुत नाइव जैसे बहुत सजेस्टेबल होते हैं। कोई भी कुछ बोलता है तो वो समझ लेते हैं या वो ही मान लेते हैं। मैनेजमेंट में फार्माकोथेरेपी का बहुत लिमिटेड रोल है लेकिन बिहेवियर थेरेपी हेल्पफुल है। डीबीटी जो होता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डाया वर्ड यूज हो रहा है ना, डाया मतलब दो। तो इसमें क्या होगा कि दो ऑपोजिट व्यूज प्रेजेंट होगा एट द सेम पॉइंट में। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे में ये प्रॉब्लम है। वंस आई एक्सेप्ट इट देन आई विल स्टार्ट चेंजिंग इट। तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की तरफ से कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मेरे में एंटी सोशल ट्रेट्स है एंड नाउ विद दैट फुल कॉन्शियसनेस मैं कॉन्शियसली अपना बिहेवियर चेंज करने का कोशिश करूँगा। इन अ वेरी शॉर्ट डीबीटी जो है ये बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है। रैदर दैन काउंसलर या थेरेपिस्ट जो भी बोल रहा है, पेशेंट खुद अपनी तरफ से कितना एफर्ट दे रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब नॉर्मली भी ये इंडिविजुअल्स आते हैं हमारी तरफ से भी मतलब बहुत इजी है इन लोगों को जज कर लेना कि अरे ये तो ऐसे बिहेव करता है, अरे ये तो कितना अग्रेसिव है, कितना इम्पल्सिव है, कैसे बात कर रहा है। तो हम लोग जब पेशेंट देखते हैं हम लोग भी कभी कभार जज कर लेते हैं। तो आई कैन जस्ट प्रिज्यूम कि जिसको पता नहीं कि ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट एग्जिस्ट भी करता है वो तो ऑब्वियसली जज करेगा। लेकिन द फंडामेंटल इनको समझने के लिए कि एक इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है उसके लिए कुछ मॉडल्स दिए गए। तो उन मॉडल्स में जो मतलब बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर्स बोल सकते हैं उसमें बोला गया कि इनके अंदर बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा बनना चाहते हैं या वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो कुछ मेजर स्ट्रेसेस दिए गए कि बचपन में मदर से अटैचमेंट प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाया है, अब्यूज़ हुआ है, बी इट फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल फॉर्म ऑफ अब्यूज़ हुआ है। तो इसीलिए बड़े होके वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना पाते किसी से, या फिर बना भी रहे तो बहुत सुपरफिशियल से हिस्ट्रॉनिक में बहुत सुपरफिशियल कनेक्शन बनाते हैं, सब्सटेंस पर डिपेंड हो जाते हैं बिकॉज
ना वो किसी को समझ पा रहे हैं, ना सामने से कोई उनको समझ पा रहा है। तो इसीलिए ऐसे बिहेवियरल फैक्टर्स हमें दिखते हैं बेसिकली। तो आई गेस आज का वीडियो यही तक था। तो एनीवन हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद सच केसेस, या फिर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है आप में, डोंट बी जजमेंटल ऑन योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। डोंट बी जजमेंटल टू दैट पर्सन. Maybe that person is suffering internally also, and with the help of therapy and counseling it can be useful in the future. So bye for today. All the best.